गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम सेक्शन 71 बेटा पढ़ रहे थे, लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। बेटा इसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 है ना। और पिछले लेक्चर में हमने क्लॉज 5 भी पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ साथ रूल 18 सब रूल 2 भी पढ़ा था हमने, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन 71 क्लॉज 6। छोटी छोटी बातें देखो, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है। तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का मेन पर्पस बताओ बेटा क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर मैं पूछूं डिबेंचर ट्रस्टीज की प्राइमरी ड्यूटी क्या है, तो बेटा वो यही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो प्राइमरी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और दूसरी ड्यूटी है बेटा टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस of debenture holders in accordance with such rules as are prescribed in rule 18 sub rule 4। बेटा क्या कहा है उसने? टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस। बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई शिकायत है, डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो अपनी शिकायत लेके किसके पास जाएंगे बेटा? वो जाएंगे डिबेंचर ट्रस्टीज के पास। और डिबेंचर ट्रस्टीज का ये फर्ज बनता है कि वो डिबेंचर होल्डर्स की शिकायत को एड्रेस करें, उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। तो मुझे बताओ, दो प्राइमरी ड्यूटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज क्या हैं? पहला, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और दूसरा उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना, ठीक है। अब उसने एक बात कही है कि इन अकॉर्डेंस विथ सच रूल्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 18 सब रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो बेटा सुनो, उन्होंने कहा है कि मैंने आपको अभी एक बात कही कि डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत लेके किसके पास जाएंगे? डिबेंचर ट्रस्टीज के पास जाएंगे। और डिबेंचर ट्रस्टीज का ये फर्ज बनता है कि वो डिबेंचर होल्डर्स की शिकायत को एड्रेस करें, उनकी शिकायत को दूर करें। कैसे दूर करेंगे बेटा? उनकी शिकायत को एड्रेस कैसे किया जाएगा? उसके लिए रूल 18 सब रूल 4 कहता है डिबेंचर ट्रस्टीज बुलाएंगे एक मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर ट्रस्टीज उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए उनकी एक क्या बुलाई जाएगी बेटा? मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। ऑन requisition in writing signed by debenture holders holding at least 1/10 in value of outstanding debentures। तो बेटा मीटिंग तभी बुलाई जाएगी जब एटलीस्ट 1/10 डिबेंचर्स, मतलब अगर 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं तो उसका 1/10, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स अगर लिखित में एक रिक्वेस्ट देते हैं ना बेटा, रिक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट देना। ये रिक्वेस्ट किस में होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए। कौन देगा? एटलीस्ट 1/10 ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो अगर 10% डिबेंचर होल्डर्स लिखित में कंसेंट रिक्वेस्ट देते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए, तभी मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। और दूसरा है हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्रीच, डिफॉल्ट और विच इन द ओपिनियन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और बेटा दूसरा उन्होंने कहा है कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग तभी बुलाई जाएगी जब
कोई ब्रीच कमिट किया है, कोई डिफॉल्ट कमिट किया है, किसने? कंपनी ने, जो कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो मीटिंग बुलाई जाएगी बेटा। तो दो केसेस में बेटा मीटिंग बुलाई जाएगी। पहला, अगर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स रिक्वेस्ट देते हैं लिखित में, तो मीटिंग बुलाई जाएगी। और अगर कोई डिफॉल्ट कमिट किया जा रहा है, कोई ब्रीच कमिट करा जा रहा है कंपनी द्वारा, जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो उस केस में मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है। फिर बेटा आपके पास आता है सेक्शन 71 क्लॉज 7, लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। अभी हमने ऊपर ड्यूटीज पढ़ा था, अब लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं। देखो, इफ द डिबेंचर ट्रस्टी इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिबेंचर ट्रस्टी फेल्स टू शो डिग्री ऑफ केयर एंड डिलीजेंस एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, देन डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी लायबल फॉर डैमेजेस। तो एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है इफ डिबेंचर ट्रस्टी इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब अगर बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज ने डिबेंचर होल्डर्स के ट्रस्ट को तोड़ा, या फिर डिबेंचर ट्रस्टी फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर एंड डिलीजेंस, या डिबेंचर ट्रस्टीज ने वो केयर, वो कॉशन एक्सरसाइज नहीं करा जो कंपनी, जो डिबेंचर होल्डर्स उनसे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे बेटा, तो डिबेंचर ट्रस्टीज लायबल होंगे डैमेजेस के लिए। मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज के नेग्लिजेंस की वजह से, डिबेंचर ट्रस्टीज के ब्रीच की वजह से अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई डिबेंचर ट्रस्टीज को करनी होगी। ठीक है। फिर एनी प्रोविजन विच हैज द इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टिंग or indemnifying the debenture trustee against any liability shall be void, whether such provision may be contained in trust deed or in any contract। अब बेटा सुनो, कंपनी ने बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। याद करो, मैंने आपको कहा था ना कि कंपनी जब डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है तो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड। अब सुनो, डिबेंचर ट्रस्टीज ने बेटा इस ट्रस्ट डीड में पहले ही लिखवा दिया क्या, कि भैया अगर हमसे कल को कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, हमसे कल को कोई ब्रीच हो जाता है, तो हमें लायबल ठहराया ना जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है, तो बेटा ये क्लॉज वॉइड है। याद रखना, कोई भी ऐसा क्लॉज जो डिबेंचर ट्रस्टीज को एग्जेम्प्ट कर दे ऑफ देयर लायबिलिटी, या फिर अगर डिबेंचर ट्रस्टीज ने एक क्लॉज डलवा दिया कि ठीक है, अगर हमसे कोई ब्रीच होता है तो हम डैमेजेस देने के लिए तैयार हैं, बट कंपनी को उन डैमेजेस का हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कंपनी हमें उन डैमेजेस के लिए इंडेमनीफाई करेगी, तो बेटा इस तरीके का क्लॉज क्या होता है? वॉइड होता है। तो कोई भी क्लॉज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी डीड में, किसी भी अग्रीमेंट में अगर मेंशन्ड है जो एग्जेम्प्ट कर रहा है डिबेंचर ट्रस्टीज को फ्रॉम देयर लायबिलिटी, तो याद रखना वो क्लॉज बेटा क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा। ठीक है। फिर however, debenture trustees may be provided with such exemption as may be agreed upon by a majority of debenture holders holding not less than 3/4 of total debentures। तो ठीक है। वैसे तो बेटा एक बात बताओ, अगर किसी डीड में, कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन्ड है जो कि डिबेंचर ट्रस्टीज को उनकी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट करता है, वो नल एंड वॉइड है। बट
अगर 75% डिबेंचर्स अपना क्या दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है डिबेंचर ट्रस्टीज को उसकी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो उसकी लायबिलिटीज, तो डिबेंचर ट्रस्टीज अपनी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। नहीं तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज को उनकी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता है। तो मुझे बताओ, अगर किसी डीड, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी अग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन्ड है जो कि एग्जेम्प्ट कर रहा है डिबेंचर ट्रस्टीज को फ्रॉम देयर लायबिलिटी, इज नल एंड वॉइड। बट अगर 75% डिबेंचर्स अपना कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है डिबेंचर ट्रस्टीज को उनकी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो वो लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट होंगे, नहीं तो वो लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं हो सकते। ठीक है, फिर ड्यूटी टू मेक पेमेंट्स, क्लॉज 8, एवरी कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसमें बेटा खास कुछ नहीं है। तो बताओ हर कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हर कंपनी को डिबेंचर्स को क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिबेंचर्स। तो हर कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करे, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा फिर आता है बेटा हमारा क्लॉज 9, फाइलिंग ऑफ पिटीशन बिफोर ट्रिब्यूनल बाय डिबेंचर ट्रस्टी। सिंपल सा है, देखना क्या कह रहा है। इफ एट एनी टाइम द डिबेंचर ट्रस्टी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट असेट्स ऑफ द कंपनी आर insufficient or are likely to become insufficient to discharge principal amount as and when it becomes due, debenture trustee may file a petition before the tribunal। तो उन्होंने कहा है अगर किसी भी वक्त एनी टाइम डिबेंचर ट्रस्टी को यह लगता है कि कंपनी के जो असेट्स हैं, जो गिरवी रखे गए हैं डिबेंचर्स के अगेंस्ट, वो क्या हैं, वो इनसफिशिएंट हैं टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कंपनी के जो असेट्स हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट को पूरे तरीके से कवर नहीं करते हैं, लेट अलोन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को ही पूरे तरीके से बेटा कवर नहीं करते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास एक पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, फिर द ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द मैटर मे बाय ऑर्डर impose such restrictions on the incurring of any further liability by the company as the tribunal may consider necessary in the interest of debenture holders। अब सुनना बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज को पता चला कि कंपनी के जो असेट्स हैं ना, जो उन्होंने डिबेंचर्स के अगेंस्ट गिरवी रखे थे, वो इनसफिशिएंट है टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट। तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज ने ट्रिब्यूनल के पास जाके फाइल कर दी एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन डाल दिया। अब बेटा ट्रिब्यूनल जितनी भी पार्टीज हैं, कंपनी हो गया, डिबेंचर ट्रस्टी हो गया या डिबेंचर होल्डर्स हो गया, उनको सुनेगा और फिर कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास करेगा। क्या कि कंपनी तुम अब कोई भी फर्दर लायबिलिटी इंकर नहीं करोगे। तुम कंपनी तुम अब फर्दर कोई भी लायबिलिटी इंकर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा अगर कंपनी लायबिलिटी इंकर करेगी तो कल को लायबिलिटी को कैश भी देना पड़ेगा। अच्छा, लायबिलिटी को कैश चला जाएगा तो कंपनी के पास कैश शॉर्ट हो जाएगा। कैश शॉर्ट हो जाएगा तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कैसे होगी? इसलिए बेटा ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर रहा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी, क्योंकि तुम्हारे असेट्स इनसफिशिएंट हैं टू कवर डिबेंचर्स, टू कवर द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, तो तुम कोई भी फर्दर लायबिलिटी इंकर नहीं कर सकते। पक्का? बेटा ये किसका काम है? डिबेंचर ट्रस्टी का काम है ये देखना
ठीक है, वो ट्रिब्यूनल के पास एक पिटीशन डालेगा और ट्रिब्यूनल कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास करेगा। अच्छा, फिर आता है बेटा क्लॉज 10, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द कंपनी। If a company fails to redeem the debentures on the date of their maturity or fails to pay interest on debentures when it becomes due, any debenture holder or debenture trustee may make an application to the tribunal. The tribunal may, after hearing the parties concerned, direct by order the company to redeem the debentures forthwith by payment of principal and interest due thereon. ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। मुझे एक बार बताओ क्लॉज 10 क्या कहता है। अगर बेटा कंपनी ने ड्यू डेट वाले दिन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं करा या ड्यू डेट वाले दिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो डिबेंचर ट्रस्टी या डिबेंचर होल्डर ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट पे करो, डिबेंचर्स को रिडीम करो, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, और बेटा अगर कंपनी ने बेटा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करा, तो बेटा जो भी ऑफिसर है ना कंपनी का इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। इंप्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 3 साल की, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था क्लॉज 10 में, क्या कि तुम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दो, तुम डिबेंचर्स को रिडीम करो, उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको पे करो। अगर कंपनी ने इस ऑर्डर का उल्लंघन किया तो क्लॉज 11 कहता है जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 2 लाख मैक्सिमम 5 लाख। इंप्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 3 साल की, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यह आपका बेटा कौन सा क्लॉज था? क्लॉज 11। मेरे ख्याल से पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगला आता है बेटा क्लॉज 12, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एनी पर्सन विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर द डिबेंचर्स मे बी एनफोर्स्ड बाय वे ऑफ अ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं बेटा। बेटा अब क्या हुआ था, कंपनी के साथ ना, कंपनी के साथ बेटा, कंपनी के साथ किसी पर्सन ने, कंपनी के साथ किसी पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। किस चीज का? टू टेक अप एंड पे फॉर द डिबेंचर्स। मतलब एक पर्सन था जिसने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं डिबेंचर्स की पेमेंट करूंगा तुम्हारे बिहाफ पे। कंपनी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिहाफ पे मैं उन डिबेंचर्स की पेमेंट करूंगा बेटा। पॉइंट बताओ क्लियर? मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ये देखो, ये कंपनी है बेटा और ये कंपनी का डेटर है बेटा। कंपनी ने इस डेटर से 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। इन डेटर्स ने क्या कहा कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, ठीक है। कंपनी ने कहा तुम हमें मत दो 5 लाख, हमारे बिहाफ पे तुम डिबेंचर होल्डर्स को दे देना 5 लाख रुपए। तो बेटा एक बात बताओ, डेटर कंपनी को देंगे, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, तो कंपनी ने डेटर से क्या कहा? हमें 5 लाख देने की जरूरत नहीं है, हमारे बिहाफ पे तुम ये पैसा डिबेंचर होल्डर्स को दे देना। तो याद रखना, अगर कंपनी के साथ किसी पर्सन ने, हमारे वाले केस में कौन है? डेटर्स। तो कंपनी के साथ अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो कंपनी के बिहाफ पे उन डिबेंचर्स की क्या करेगा? पेमेंट। और अगर वो कल को पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसे स्यू कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब किया है। क्या होता है स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? मतलब कंपनी कोर्ट के पास जाके एक केस फाइल कर सकती है बेटा डेटर के ऊपर, और डेटर को
कंपेल कर सकती है वो काम करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे। मतलब कंपनी कोर्ट के पास जाके कह सकती है कि भैया डेटर से वो काम करने को कहो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो करेंगे। मतलब कंपनी डेटर्स को ये हिदायत दे सकती है कि तुम डिबेंचर होल्डर्स को क्या करो, पेमेंट करो। और इसके लिए अगर हमें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा तो हम खटखटाएंगे। पॉइंट समझ आया बेटा? ये आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था। फिर क्लॉज 13 क्या है? इसमें खास कुछ नहीं है। प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर securing the issue of debentures, the form of debenture trust deed, the procedure for inspection of trust deed and obtaining copies thereof, quantum of DRR to be created। बेटा कितना DRR क्रिएट किया करना है वो हमने पढ़ा था ना ऊपर। कौन सा रूल था? रूल 18 सब रूल 7। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स प्रिस्क्राइब करे हुए बेटा। फॉर्म ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, फॉर्म SH12, तो ये प्रिस्क्राइब्ड है आपको, ठीक है। ये आपका क्लॉज 13। अच्छा, क्लॉज 14 आपने पढ़ा हुआ है। लिमिट ऑन बोरोइंग थ्रू डिबेंचर्स। उसने कहा है बिफोर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इफ अमाउंट already borrowed plus amount proposed to be borrowed exceeds aggregate of paid up share capital plus free reserves and security premium as per section 180 clause 1 sub clause C। बेटा आप सुनो, पढ़ा हुआ है आपने। सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज C बेटा क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है अमाउंट ऑलरेडी बोरोड, मतलब जितना लोन कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है, जितना लोन कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है, जितना लोन कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी स्टैंड कर रहा है, प्लस अमाउंट प्रपोज्ड टू बी बोरोड, और जितना कंपनी अब बोरो करने वाली है थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो बताओ जितना बोरो कर चुकी है वो कहां से पता चलेगा बेटा? बैलेंस शीट से। और जितना बोरो करने वाली है बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा अगर ये अमाउंट एक्सीड करता है किसको? पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो उस केस में बेटा आप डिबेंचर्स इशू तभी कर पाओगे, आप डिबेंचर्स इशू तभी कर पाओगे, आप अमाउंट बोरो तभी कर पाओगे जब आप पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर अमाउंट ऑलरेडी बोरोड जो बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहा है प्लस जितना अमाउंट कंपनी और बोरो करने वाली है बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर वो एक्सीड करता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो उस केस में आप डिबेंचर्स को इश्यू तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ना ले लो बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है बेटा। हाउएवर बेटा इसमें ये सेक्शन ना 181C ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करता है बेटा। हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर 181C अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। और उसने कहा है टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम कंपनीज बैंकर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। बेटा कहने का मतलब पता है क्या है, हम यहां पर अमाउंट बोरोड की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट
टर्म बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, जैसे क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं बेटा, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, टेम्पररी लोन्स की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। टेम्पररी लोन्स मतलब शॉर्ट टर्म, हम यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट बेटा आपका क्लॉज 15 क्या कहता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पढ़ा हुआ है बेटा आपने। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म PAS3 विद इन 30 days ऑफ सच अलॉटमेंट। तो ठीक है, अलॉटमेंट डिबेंचर्स अलॉट करने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी फॉर्म PAS3 में। किसके पास बेटा? ROC के पास। तो सिंपल बात थी बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा चैप्टर 4 हमारा फिनिश हो गया, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो कल से फिर एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।